हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फतेहपुर कहकर एक गांव में चंदू नामक एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी साइकिल पिंकी के। वो अपना पेट पालने की खातिर समोसे तलता और पिंकी को लेकर गली गली फेरी मारकर उन समोसों को बेचता और पैसे कमाता। गर्मा गर्म समोसे लीजिए, खस्तेदार चटपटे और मजेदार समोसे, इतने कुरकुरे कि बस मन मचल जाए। आइए आइए समोसे लीजिए, चंदू के समोसे, आइए आइए आइए। ओ चंदू बिठवा, तनिक 2 समोसे खिलाओ तो। और हाँ, चटनी भर के डालना, कौनो कंजूसी न करना। हाँ, बताई दे रही है पहले ही। नाना चाचा, ये चंदू के समोसे हैं। मैं धंधे में कभी भी फायदा नहीं, ईमानदारी देखता हूँ। और मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें इन मसालेदार समोसों को खाकर एक नमकीन सी डकार आ जाए, वहीं पे मैं समझ जाता हूँ कि भाई मेरे समोसे अच्छे बने हैं। क्या समोसे बनाए हैं बॉस, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। ऐसे समोसे तो हमने वो 5 सितारा होटल में भी नहीं खाया। अरे वहाँ 200 रुपए में इतना घटिया समोसा मिला और यहाँ 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट और अच्छा समोसा। ओह हाय हाय, ओए होए होए होए, मजे आ गए जिंदगी के। और 2 दे दो चंदू भाई। हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। चंदू के समोसों की अच्छी मात्रा में बिक्री होती क्योंकि उसके समोसों में वैसा मजेदार स्वाद भी होता जो लोगों को पसंद आता और आकर्षित करता। चंदू दिन भर अपनी साइकिल पर सवार होकर फेरी करता और रात भर जागकर आंखें फोड़ फोड़ कर समोसों का मसाला तैयार करता और सूरज सर पे चढ़ते ही गर्मा गर्म समोसों को बड़ी सी कढ़ाई में तलकर साइकिल पे बांध देता है और बेचने के लिए निकल पड़ता। एक रोज गांव में मेला होता है और तभी ओए पिंकी, तुझे पता है आज गांव में मेला है, मेला। सावन महोत्सव चल रहा है शायद। इसी खुशी में आज तेरा भी थोड़ा गेटअप बदल देता हूँ। चंदू अपनी साइकिल पिंकी को फूलों की लड़ियों से और रंग बिरंगी कपड़ों की डोरी से सजाता है। चमकने वाले डेकोरेशन का सामान भी लगाता है। ये बात अब लग रही है हमारी पिंकी एकदम फर्स्ट क्लास। नजर ना लगे तुझे किसी की मेरी पिंकिया। थू 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 थू। चंदू पिंकी की बलैया लेता है और फिर मेले में समोसे बेचने निकल पड़ता है। मेले में पहुंचते ही समोसा खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। मुझे 6 समोसे पार्सल। और मुझे 2 समोसे दे दो भाई। अब मीठी नहीं, तीखी पुदीने वाली चटनी डालना। और मुझे 3 समोसे और सिर्फ मीठी चटनी देना। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ये लो, ये आपका, ये आपका, और ये आपका। चंदू की मेले में ढेर सारी कमाई होती है। धीरे धीरे दिन ब दिन गाँव में चंदू अपने समोसों के लिए बहुत मशहूर होने लगता है। जिसे देखो बस चंदू के समोसों की ही प्रशंसा करता है और उसे ही खाता है। और युवक और नौजवान भी उसके वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। अरे ये देखो चंदू भैया, आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। लाइक्स और कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई है। देखिए देखिए। चंदू ये सब सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे क्या बवाल कर रहे हो यार, दिखाओ तो हमें। अरे वाह, क्या बात है चंदू, तुम तो हीरो बन गए रातों रात। बहुत बढ़िया बिटवा। अब चंदू के समोसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे उस गांव में रह रहे समोसे और मिठाई बेचने वालों के पास ग्राहक कम आने लगे। वो सब चंदू की सफलता देख उस पर बहुत जलने लगते हैं और ईर्ष्या के प्रकोप में आकर चाल चलते हैं। सुनो, हम यूँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमारी रोजी रोटी पर लात मारने निकला है ये कलमुहा चंदू। इसके काम की तो बैंड बजानी होगी, वो भी हर हाल में। गांव में ऐसी किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े रहकर फेरी वाले अपना सामान नहीं बेच सकते, इसीलिए अपनी साइकिल पिंकी पर सवार होकर समोसे बेचता है। लेकिन जब इसकी साइकिल ही नहीं बचेगी तब ये कहाँ जाकर समोसे बेचेगा? हवा में है? दे ताली। हाँ, प्लान गजब है। दोनों जल्लुकड़े आदमी रात में चंदू के घर के बाहर खड़ी साइकिल पिंकी को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब चंदू उठता है और ये सब देखता है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
हे गंगा मैया, ये क्या हो गया मेरी पिंकी को? लगता है किसी गुंडे मवाली लोफर का ही काम है ये। हमने तय किया था कि हम अपनी पिंकिया को घर के अंदर रख लेंगे, न कि इस ठंड में बाहर रखेंगे। लेकिन अब पछताए होत का, आज अब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं समोसे बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? गांव में फेरी वालों को एक जगह पर रहकर सामान बेचने पर मनाही है। चंदू बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। वो हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौराहे पे और नुक्कड़ पे जाकर समोसे बेचता है, लेकिन उतना नहीं चल पाता जितना कि वो रोज अपनी साइकिल पिंकी के जरिए दूर जा पाता। थक गए हम तो। अरे हमारी पिंकी के होते हुए हम पूरे दिन भर में कई सारी जगहों पर जाकर खूब सारे समोसे बेच पाते और हमारी कमाई पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब तो मानो दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं हम पर। चंदू की बहुत कम कमाई होने लगती है और इस बात को लेकर वो काफी उदास और परेशान सा रहने लगता है। उसके तो खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं और वो अब बड़ी दुविधा में फंस जाता है। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सर पर हाथ रखे बैठा हुआ होता है और तब अचानक वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही होती है, जिसमें भोपू में एक आदमी कोई घोषणा कर रहा होता है। सुनो 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 सभी गांव वालों, आ गया है सुनहरा मौका सभी खाना बनाने वालों के लिए। गांव में आयोजित की जाने वाली है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आप चटपटी डिश और स्वादिष्ट व्यंजन पकाओगे। सबसे अच्छे और मजेदार पकवान बनाने वाले को मिलेंगे पूरे 7 लाख रुपए, वो भी इनाम के तौर पर। ये सुनकर चंदू खुशी से चमक उठता है और अपने आप से बोलता है, अरे वाह, ये तो वाकई में एक सुनहरा मौका ही है। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और समोसे बनाऊंगा। अब जीतना और हारना तो गंगा मैया के हाथों में है, लेकिन मैं तो पूरी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। चंदू उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और मजेदार और स्वादिष्ट समोसे बनाता है, जिन्हें चखकर जज खुशी से झूम उठते हैं और चंदू को ही विजेता घोषित करते हैं। और हमारे इस प्रतियोगिता के विजेता है चंदू समोसे वाला। तालियां तालियां। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई पड़ती है और चंदू को पूरे 7 लाख का इनाम दिया जाता है। वो सबसे पहले बहुत सारे पैसे भरकर अपनी टूटी हुई साइकिल पिंकी की बहाली करवाता है और उसे फिर से नई नवेली बना देता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवाता है और गरीब लोगों की मदद करता है। गगनलाल एक गरीब फल बेचने वाला था, जो अपनी बीवी चंदा और छोटी बेटी वेदिका के साथ रहता था। वो दिन के 12 घंटे खड़े रहकर गली गली जाकर फल बेचता और पैसे कमाता। फल ले लो, फल ताजा 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 बगीचे से लाए हुए फल। अरे भैया, क्वालिटी ऐसी कि बस बीमार को भी मिनटों में तंदुरुस्त बना दे। फल ले लो, फल फल ले लो, फल। अरे 1 दर्जन सेब और एक बड़ा तरबूज देना। अच्छे है ना, या सबको उल्लू बना रहा है? अरे क्या दादा, आप भी बेशक ताजा है। अरे ओ गगनवा, तनिक 2 दर्जन संतरे दे दो बिटवा। तुहार फल बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट होवत है। कौनो जादू वादू छुपा के रखे हो काई माँ? अरे नहीं काका, कोई भी काम अगर सच्चे मन से और नेक दिल से करो ना, तो उसका फल अवश्य मीठा और फायदेमंद होता है, समझे? अच्छा ऐसन बा? गगनलाल अपनी बेटी वेदिका से बहुत प्यार करता। वो उसके लिए रोज शाम को घर लौटते हुए कुछ न कुछ खाने को लाता था। पापा, आज क्या लाए हो आप मेरे लिए? आज पापा अपनी राजकुमारी के लिए लाए हैं उसकी मनपसंद इमली, और स्टेशन की बेकरी से ये चॉकलेट वाली पेस्ट्री भी लाए हैं। ये क्या जी, आप भी रोज इसके लिए कुछ न कुछ लाते हैं। अरे उन पैसों को अगर सहेज कर रखेंगे तो इसी के भविष्य के लिए काम आ सकते हैं, पता है ना आपको? अरे चंदा, क्यों इतना तिल मिला रही हो? अरे हमारी इकलौती संतान है और ये थोड़ी ना हमारे साथ जीवन भर रहने वाली है। एक दिन तो इसे भी किसी और घर जाना ही होगा, इसके बाबुल के घर, जहाँ इसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तब तक के लिए मुझसे प्यार दिया जाता है तो देने दो ना चंदा। ये दिन, ये पल, ये घड़ियां
फिर से नहीं लौटने वाली। बस हमारी राजकुमारी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक अच्छी सी जिंदगी देनी है मुझे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बात तो आप सही कह रहे हैं जी। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अपनी गरीबी में भी गगनलाल वेदिका के लिए कोई कमी खलने नहीं देता। वो उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता, उसके लिए बाजार से सुंदर सुंदर कपड़े लाता और उसे जो खाना हो वो भी खिलाता है। एक दिन भरी दोपहर में जब गगनलाल फल बेच रहा होता है, तभी वो अचानक से होश खोकर गिर जाता है और तभी आसपास के लोग उसे वैद्य जी के पास ले जाते हैं। स्कूल से आ रही वेदिका को ये पता चलता है, तब वो फौरन दौड़े दौड़े अपने पापा को देखने वैद्य जी के पास चली जाती है। पापा, कहाँ है मेरे पापा? ठीक तो है ना मेरे पापा? वैद्य जी, मैं यहाँ पर हूँ वेदिका। बहुत ही प्यार करत है लागत है तोहरी बिटिया तोहरे से। 5 मिनट के रास्ते को 1 मिनट में पार करके आई है यहाँ पे ही शेरनी। अरे बिटिया, तुहार पापा को कछू नहीं हुआ है, बस खाली पेट और थकावट के कारण वो बेहोश हो गई ई भयंकर तपती धूप में। अच्छा ये बात थी। कोई बात नहीं पापा, आप फिक्र मत करो। मैं ना कल सूरज चाचू से बोलूंगी कि थोड़ी कम धूप दे, आराम से काम कर सकोगे, है ना पापा? हाँ मेरी बच्ची। वेदिका गगनलाल का खूब ख्याल रखती है, उसे ठंडा छाछ बनाकर देती है, समय पर दवाइयाँ देती है और उसके पैरों की मालिश भी करती है। सच में चंदा, कितनी होशियार और होनहार बेटी है ना हमारी। इतनी सी उम्र में ही इतना सारा प्रेम और स्नेह। हाँ, मुझे तो कभी कभी डर सा लगता है कि कहीं हमारे और हमारी बेटी के रिश्ते को किसी की नजर ना लग जाए। ओफो चंदा, तुम भी ना। थू 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 थू। लो, उतार दी नजर। अब मत घबराओ, ना तो कोई हमारे और हमारी बेटी के रिश्ते को नजर लगा रहा है और ना ही कोई उसे हमसे दूर कर रहा है। हाँ जी। समय बीत जाता है और वेदिका बड़ी हो जाती है। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली होती है। गगनलाल ने कड़ी मेहनत करके उसे इतना काबिल बनाया। वेदिका अब एक कंपनी में नौकरी कर रही थी, जहाँ पर उसे एक अमीर आदमी मिलता है जो उस कंपनी का मालिक होता है, जिसका नाम पुष्कर होता है। पुष्कर के साथ वेदिका काफी वक्त बिताने लगती है और एक दिन पुष्कर वेदिका को एक होटल ले जाता है, जहाँ पर उसने आलीशान राजसी अंदाज की सजावट की होती है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर वेदिका के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। वेदिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब कैसे क्यों हुआ है ये एहसास, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन अब अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही से करूंगा, वरना कुंवारा ही रह जाऊंगा। लेकिन पुष्कर जी, आप कहाँ और मैं कहाँ? हम दोनों की कितनी सारी चीजें अलग हैं। आप इमारत हो तो मैं रेत हूँ, आप एक बड़ा पेड़ हो तो मैं उस पर टंगा हुआ सिर्फ एक छोटा सा पत्ता हूँ। आप तो इतने अमीर हो और मैं तो एक गरीब घराने से हूँ। मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदिका। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी बस, और वो ये है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करके अमीरों जैसी जिंदगी जीनी है तो तुम्हें तुम्हारे अपने गरीब बूढ़े माँ बाप को भूल जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वेदिका जता तो नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पुष्कर से प्यार हो गया था और प्यार में वो पैसे के लालच के पीछे वेदिका पुष्कर से शादी कर लेती है और अपने ही माता पिता को भूल जाती है। वेदिका की सास ठकुराइन भवरी देवी उसकी आरती उतारती है और कहती है, हाँ, वो तो हमारे लल्ला को बचपन से कीचड़ और गंदगी वाले खेलों में ही खेलना पसंद है ना। अब इसी के लिए ही पागल ने तोहरे से ब्याह रचा लिया। पर अब जब तू इस खानदान की बहुरिया बन ही गई है तो तोहरा के हमरी बहुरिया होने के नाते अपनाना तो हमारा फर्ज ही है। हाँ ठकुराइन जी, आपको इतना पता ही होगा ना कि कमल के फूल भी कीचड़ में ही उगते हैं। हाँ, वो तो हमें पता है
कि तू कितनी मासूम दिल की है और कितनी 420। हाँ, अरे जरा दया होती ना अपन माई बाबा की तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के नहीं आती। कल मुही कहीं की हमें पाठ पढ़ा रही है, एक गरीब फल वाले की बेटी है ये। हाँ। गगनलाल और चंदा अपनी बेटी को लापता देख घबरा जाते हैं और वो गांव में उसे ढूंढने लग जाते हैं। आपने हमारी बेटी वेदिका को देखा है क्या? काले भूरे बाल हैं उसके और उसके हाथ में एक पर्स बैग होगी। अरे ना गगन भाया, हमने नहीं देखी ऐसी कोई लड़की। सरला दीदी, तुमने हमारी बेटी को देखा है क्या? वेदिका को, जिसे हमने उस दिन आपके घर शीरा लेने भेजा था। मेरी वेदिका। नहीं चंदा, हमने तोहरी बिटिया वेदिका को ना ही देखा। गगनलाल और चंदा वेदिका को घंटों तक ढूंढते ही रहते हैं। भाई तुमने हमारी बेटी को देखा है क्या? वो आज सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे काका, कौन सी दुनिया में हो आप? अरे आपकी बेटी वेदिका ने वो ठकुराइन के बेटे पुष्कर के साथ शादी कर ली। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वेदिका। गगनलाल और चंदा दोनों भी वेदिका से मिलने ठकुराइन की हवेली जाते हैं और वहां जाने पर वेदिका अपने माँ बाप से बहुत बुरी तरह पेश आती है। सुना नहीं आपने? मैंने कहा निकलिए यहाँ से। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या आपके? वेदिका, बिटिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिटिया? हम तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा। हाँ वेदिका, तूने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बताया भी नहीं। हाँ तो मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। अब मैं इस ठाकुर खानदान की इकलौती बहू हूँ और मैं इस गांव पर राज करूंगी। और आप दोनों अभी के अभी उल्टे पांव लौट जाइए अपनी झोपड़ी में। हाँ, सिक्योरिटी, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। ये तो क्या बोल रही है बेटा? सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आते हैं और गगनलाल और चंदा को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। वेदिका में एक अलग सी अकड़, गुरूर और घमंड आ गया था। वेदिका और पुष्कर एक खुशी भरा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। फिर एक दिन अचानक पुष्कर घर में नई दुल्हन लाता है और दोनों के गले में वरमाला होती है। ये दृश्य देख वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? पुष्कर जी, ये सब क्या है? मैंने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि मेरा तुमसे मन भर गया है। तुम गरीब घराने की हो, मुझे लगा तुम में कुछ बात होगी, लेकिन तुम तो एकदम अलग निकली, मेरी पसंद से बाहर। तुम अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलती बनो। क्या मतलब आपका? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? मेरी दुनिया उजाड़ दिया आपने पुष्कर जी। आपके लिए मैंने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अरे चलो चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। पुष्कर वेदिका को घर से बाहर निकाल देता है और फिर वेदिका रोती रोती अपने माँ और पापा के पास चली जाती है, जहाँ गगनलाल और चंदा भी रोने लगते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने जो बदसलूकी की, उसके बाद मैं तो माफी क्या कुछ भी नहीं मांग सकती आपसे। लेकिन पापा, आज मैंने जान लिया, मेरी आंखें खुल गई और मैं ये सीना तान के कह सकती हूँ कि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ पापा, माफ कर दीजिए। बेटा बस। ना बेटा ना, ना रोते नहीं बेटा। गगनलाल और चंदा वेदिका को माफ कर देते हैं और वेदिका को उसके इस कर्म की बड़ी ठोकर मिलती है, जिससे सीखकर वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत में और काम करने लगती है और अपने गरीब बाप और माँ का नाम भी रोशन करती है। सोमनगर कहकर एक गांव था जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है।
माता के जगराते में और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह, क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं आपके गले में, यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर। अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया, वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ सही कहल रही ना? हाँ अम्मा, जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी है। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। अब बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उनका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे, ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं। उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ये फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन इका इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? कारे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ, वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर बबुआ, तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना, वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु? हाँ मुन्ना के बाबू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह बहुत बढ़िया नींद आई। मजा आएगा वाह। हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं।
सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बापू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है, अम्मा, माए, बापू, ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे रे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे। अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नहीं है। ए मुन्ना, जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ अम्मा, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओह गॉड, मेवालाल ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईका अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम। नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में ही एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थी। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थी। आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ हाँ, हमें पता है, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं। आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए? हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी।
उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी। तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का? 1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है, घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ, समझ में आई गवा। और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे। आलोकनाथ उन सबको डरा धमका कर वहाँ से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है। ये तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है, हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही, कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा, शुरू में ही सब तय कर लो। क्या कैसे करोगी तुम तीनों? उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देगी और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती है। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं। पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी, आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में, और आपके ये फुलके, ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं। और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांबर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है, आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है
कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया, तब वो भी ई चेहरे पे मुस्कान और मन में निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे, और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो, यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं। एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं, और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है, और साथ में मक्की कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे YouTube और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चखकर कहता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं, और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है, और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।